माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आपके लिए एक नई क्लास, एक नई शुरुआत और 66th बीपीएससी के रिगार्डिंग और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 66वां बीपीएससी प्री जो होने वाला है, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, भरा रहे हैं 20 तारीख तक, उसके डेट भी हैं। तो जो लोग नहीं भरे हैं वो फ़िलहाल जल्दी जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और आप लोगों के बीच मैं 66th बीपीएससी को लेकर के एक नई क्लास आप लोग के बीच हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारी पहली जो क्लास है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से है और सभी टॉपिक से। ये एनसीईआरटी जो सार संग्रह है, एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, ये इसी का कंटेंट है, बुक आप देख रहे हैं। इसी का टोटल प्रैक्टिस हम आप लोगों से करवाएंगे। तो ये पहला लेक्चर हमारे यहाँ सबसे, और हर चैप्टर से में सभी पॉइंट दो दो शिफ्ट में, यानी कि हर चैप्टर से दो दो पेज में आप लोग को प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो केवल आप उस चीज़ को रिवीजन करते रहें और आपका रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से हम अपनी शुरुआत करते हैं आज का। कि सबसे पहले हम एक एक चीज़ आपको हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे टोटल चीज़। कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो पहला टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जो आप यहाँ देख रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। उस वक्त एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो हुई। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इसी में देखिए 3 क्वेश्चन है आपको मैं बता रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फैसला लिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की, और वो स्थापना हुआ 1774 में। और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, कहाँ गई थी, की गई थी? तो कलकत्ता में। यानी 3 प्रश्न है आपके। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? 1773 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, मैं आपको पूरा डिस्कशन के साथ बताऊंगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1774 में। अब है देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब 1833 का चार्टर एक्ट में ये लागू किया गया कि जो ब्रिटिश लोग एक प्रशासनिक अपना जो क्षेत्र बनाए थे, उसमें अब भारत के लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली बात। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? भारत परिषद अधिनियम 1892, याद रखना है आपको। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब भारत का कुछ संवैधानिक विकास है, जिसको मैं आपको से डिस्कस करता हूँ। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। तो इसको, भारत का संवैधानिक विकास को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार? मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत का संवैधानिक विकास, चलिए इसको इस प्रकार से देखते हैं। इसको पूर्णतः रूप में हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्प्ले होगा। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में अपना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर आया। उसने सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट को पिट्स इंडिया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट बना 1784 ईस्वी में। आप यूं कहें कि भारत का संवैधानिक विकास जो है 2 चरणों में हुआ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और जब 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है।
तो हम इसको दो भागों में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज आया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बनाया। फिर चार्टर एक्ट बनाया 1793 ईस्वी में। फिर चार्टर एक्ट 1813 का बना। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 का बना और फिर चार्टर एक्ट 1853 में बना। अब यहाँ तक ये जो जो एक्ट हैं ये आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन अधिनियम बना, संवैधानिक विकास हुआ। पहले क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858। अब भारत परिषद अधिनियम हो गया 1861। अब भारत परिषद अधिनियम फिर 1892 में बना और भारत परिषद अधिनियम आपका 1909 और भारत शासन अधिनियम फिर 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आफ्टर ऑल हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो ये आप भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ आप इसे दो चरणों में बांट सकते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसके बाद है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। मोस्ट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो डायरेची सिस्टम था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू हुआ था केंद्र में। फिर कहता है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत की बात कर रहा है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही संघीय शासन का प्रावधान था। अब इसके बाद देखिए फिर से ऊपर से आते हैं और आपको साथ डिस्कस करते हैं आपके साथ। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है प्रावधान के लिए आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में इसका विश्लेषण करते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है, जो द्वैध शासन हुआ केंद्र और राज्यों के मध्य यहाँ पर, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन जो हुआ कि केंद्र सरकार का कुछ अलग काम होगा, राज्य का अलग कुछ काम होगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो 1946 के अंतर्गत हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। प्रस्ताव की अगर बात बोलेगा संविधान का निर्माण का तो क्रिप्स मिशन, और संविधान सभा का गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के तहत। अब कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य उस वक्त बनाया जाता था। कैबिनेट मिशन द्वारा जो योजना प्रस्तुत जो हुआ संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन, यानी जो एक निर्वाचन होगा वो कितने जनसंख्या पर होगा अनुपात में, तो 10 लाख इज टू 1 आप कह सकते हैं, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा बनी थी उसके सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जो बना, तो अंतरिम सरकार में जो पहले सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनका विभाग क्या था, राष्ट्रीय संबंध तथा विदेशी मामले। ये जो अंतरिम सरकार में जो सरकारें जो सदस्य बने 1946 में विधानसभा में, तो ये जिसके पहले सदस्य आपका जवाहरलाल नेहरू, इनका विभाग क्या था, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले।
फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका क्या डिपार्टमेंट था? गृह सूचना एवं प्रसारण। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि इनका विभाग था। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके हाथ में था। श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था। और रक्षा जो विभाग था, रक्षा मंत्रालय जिसे आप कह सकते हैं, वो सरदार बलदेव सिंह। एंड वित्त वित्त विभाग जो था वो लियाकत अली खां के हाथ में था। और शिक्षा एवं कला जो था सी राजगोपालाचारी के हाथ में था। अब प्रश्न पर आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप साइमन कमीशन वाला बात आप याद कर लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो भारत जांच करने के लिए आया था 1919 के अधिनियम की कार्यकलाप को। अब भारत की संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल के दौरान संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के निर्माण के समय में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हो गया था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान सभा के कौन थे? सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने जो वर्तमान रूप है राष्ट्रीय ध्वज को, वो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको संविधान सभा ने वर्तमान रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही। तो इसमें 2 प्रश्न हैं आपके, तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान मूलतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः रूप से लागू हो गया था। अब संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। गॉट इट? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि प्रथम बैठक जो हुई थी वो किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और उनको उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर अब आइए, संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी कि 13 संविधान निर्माण का जो प्रारंभ था वो 13 दिसंबर 1946 को हो चुका था। संविधान सभा का प्रारंभ, निर्माण का प्रारंभ। और उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 23 दिसंबर 1946 को
ये शुरू किया गया था संविधान निर्माण, और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, और 22 जनवरी 1947 को सभी के सम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया था, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी 2 इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो भारत का संविधान बना है था उस वक्त 2 भाषा में, हिंदी तथा अंग्रेजी में, और जितने भी सदस्य थे वो सभी दोनों भाषाओं के पेपर पर अपना अपना सिग्नेचर किए थे। अब आइए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? मैं रिवीजन करवा दूं फिर से। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 24 को जनगण मन और 26 को अशोक स्तंभ, आपको ध्यान रखना। संविधान सभा की सलाहकार समिति जो एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कभी कभी पूछ देता है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर झंडा समिति की बात पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं, कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और आपसे, और इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम गेट करेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से जो है आप इसे बार बार वीडियोज देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चालू करके वीडियो छोड़ दीजिए, आप सुनते रहिए, ध्यान से देख भी सकते हैं, अगर एक बार देख लीजिए उसके बाद सुनते रहिए। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। डॉक्टर, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिस पर हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आ गए थे। बी.एम. मित्रा के स्थान पर एन माधवराव आए थे। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। ये अध्यक्ष संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो 6 सदस्य थे ये यही लोग थे। फिर कहता संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था संविधान सभा में। 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो ये चीज आप जो है कंप्लीट रूप में आपने, पहला लेक्चर हमारा था किसका? इंडियन पॉलिटी का हमारा जो लेक्चर है, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का जो हमारा लेक्चर है ये आपका मैंने आप लोगों से बताया। और आपसे यही गुजारिश है कि इसे जितने लोगों के पास भेजें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि अभी से मैं रोज सारे लेक्चर्स यानी कि
टोटल लेक्चर जो बनेंगे पूरा एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह का प्रैक्टिस मैं आप लोगों से करवा दूंगा। ये कंप्लीट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आप लोग कंटिन्यू हमारा वीडियोज देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तब तक के लिए दीजिए गौतम सर को इजाज़त। धन्यवाद।